प्रिय विद्यार्थियों, भूगोल की इस कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 11 एनसीईआरटी के अध्याय 2 और 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके लैब असिस्टेंट परीक्षा के साथ साथ जो कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं और जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। इसलिए आप भी साथ साथ में इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें और देखें कि आप कितने क्वेश्चन इसमें सही कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस कक्षा को। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? तो स्थिर अवस्था संकल्पना के प्रतिपादित करने वाले विद्वान का नाम यहाँ बताना है। 1 एडविन हब्बल, 2 ब्रुन्स, 3 होयल और 4 है फ्रेडरिक रैटजेल। तो इसका सही उत्तर होगा होयल। प्रश्न नंबर 2, जोवियन ग्रह में शामिल ग्रह कौन सा है? तो ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, एक पार्थिव ग्रह और दूसरा जोवियन ग्रह। जो सूर्य के समीप वाले 4 ग्रह हैं वो पार्थिव ग्रह में शामिल किए जाते हैं, और जो सूर्य के दूर वाले 4 ग्रह हैं वो जोवियन ग्रह यानी जो गैसीय ग्रह हैं वो हैं। तो इनमें से कौन सा है? बुध, शुक्र, अरुण और पृथ्वी। तो कौन सा ग्रह है जो जोवियन ग्रह में शामिल है? तो इसका उत्तर होगा अरुण, 3 नंबर। प्रश्न नंबर 3, द बिग स्प्लिट की घटना कितने अरब वर्ष पूर्व हुई थी? तो बिग स्प्लिट की घटना है वो चंद्रमा के निर्माण से संबंधित है, और यह घटना कितने अरब साल पहले हुई थी? 1 4.4 अरब साल पहले, 2 11 अरब वर्ष पूर्व, 3 5.7 अरब वर्ष पूर्व और 4 है 13 अरब वर्ष पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा 1 4.4 अरब वर्ष पूर्व। प्रश्न नंबर 4 है, पृथ्वी पर जीवों का विकास कितने करोड़ वर्ष पूर्व हुआ? तो पृथ्वी पर जीवों की जो उत्पत्ति हुई थी उसमें 250 करोड़ वर्ष पूर्व, 380 करोड़ वर्ष पूर्व, 430 करोड़ वर्ष पूर्व या 520 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, 380 करोड़ वर्ष पूर्व। प्रकाश वर्ष खालिस्तान के मापने की इकाई है। तो दूरी, दिशा, गति और विस्थापन। प्रकाश वर्ष खगोलीय पिंडों के बीच दूरी मापने की इकाई है। प्रश्न नंबर 6, 1 सेकंड में सूर्य के प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तो सूर्य के प्रकाश द्वारा 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की जाती है? 2 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर या 4 लाख किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा 3 लाख किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 7 है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में मिलते हैं? क्षुद्र ग्रह जो छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं वो किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो 1 है बुध शुक्र, 2 शुक्र और पृथ्वी, 3 पृथ्वी और शनि, 4 मंगल और बृहस्पति। तो जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8, न्याहारिका परिकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो पृथ्वी की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित कुछ परिकल्पनाएं दी गई थी। उनमें से जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित न्याहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? 1 मोल्टन, 2 लाप्लास, 3 कांट और 4 है जेम्स जीन्स। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा लाप्लास ने 1796 ईस्वी में न्याहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो सही आंसर होगा 2 लाप्लास। प्रश्न नंबर 9, वायव्य राशि परिकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो ये जो गैसियस हाइपोथेसिस है इसके प्रतिपादक कौन हैं? 1 कांट, 2 जेफरी, 3 इमैनुअल कांट और 4 चेम्बरलन। तो सही जो इसका आंसर होगा वो होगा इमैनुअल कांट। तो इसमें 2 ऑप्शन में कांट आ गया, तो ये दोनों ही सही है। इमैनुअल कांट जो है वो इसका सही आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 10, ज्वारीय परिकल्पना टाइडल हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किसने किया? तो 1 नंबर कांट, 2 नंबर चेम्बरलिन, 3 लाप्लास और 4 जेम्स जीन्स। तो ज्वारीय जो परिकल्पना है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, इसका प्रतिपादन किया था जेम्स जीन्स ने, और यह द्वितारक परिकल्पना है। 1919 में इसका प्रतिपादन किया गया था और यह आधुनिक परिकल्पनाओं में शामिल की जाती है। प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी पर मछली का उद्भव किस कल्प में हुआ? तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल से संबंधित प्रश्न है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर हम एक अन्य वीडियो में विस्तार से उसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर पृथ्वी पर मछली का जो उद्भव है, जलीय जीव का उद्भव है, वो किस कल्प में हुआ, या कौन सा ऐसा कल्प है जिसे मत्स्य कल्प कहते हैं? तो सिल्यूरियन, ओर्डोविशियन, पर्मियन और डिवोनियन। तो इसका सही आंसर होगा ओर्डोविशियन। प्रश्न नंबर 12, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह अरुण, बृहस्पति, शनि और वरुण। तो इसमें सही आंसर होगा शनि जो है वो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। प्रश्न नंबर 13, डायनासोर युग कौन सा है? यानी कौन से युग को डायनासोर का युग कहते हैं? तो ये भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल से संबंधित है, और पहला है ट्राइसिक, दूसरा है जुरेसिक, तीसरा है क्रिटेशस और चौथा है डिवोनियन। तो जो पहले तीन है ट्राइसिक, जुरेसिक और क्रिटेशस, ये मेसोजोइक में आते हैं, मेसोजोइक एरा में, और जुरेसिक जो युग है वो डायनासोर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 है, पहला रेंगने वाला जीव कब उत्पन्न हुआ? तो पृथ्वी पर पहला जो रेंगने वाला जीव है, रेप्टाइल्स, उसकी उत्पत्ति कब हुई? तो 1 पर्मियन, 2 कार्बोनिफेरस, 3 सिल्यूरियन और 4 नंबर है क्रिटेशस, और इसका सही आंसर होगा कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे बड़े वृक्षों का काल भी यही था, और कोयले का जो निर्माण हुआ था वो भी कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। प्रश्न नंबर 15, यह किस विद्वान ने कहा था कि तुम मुझे पदार्थ दो, मैं उससे संसार बना दूंगा? तो जी हाँ, गिव मी मैटर एंड आई विल शो यू हाउ टू मेक ए वर्ल्ड ऑफ इट। यह प्रसिद्ध कथन किस विद्वान का है? तो 1 कांट, 2 जेम्स जीन्स, 3 लाप्लास और 4 चेम्बरलेन। तो ये कथन कहा था इमैनुअल कांट ने। प्रश्न नंबर 16, भूकंप छाया क्षेत्र का विस्तार कितने डिग्री के बीच में पाया जाता है? देखिए, भूकंप छाया क्षेत्र एक ऐसा छाया क्षेत्र है जहाँ पर भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन नहीं किया जाता। जो हमारा सिस्मोग्राफ है उसके द्वारा पी और एस जो भूकंपीय तरंगे हैं उनका अभिलेखन नहीं किया जाता। इस प्रकार जिस प्रकार हमारे वृष्टि छाया प्रदेश होते हैं उसी प्रकार से भूकंप छाया क्षेत्र भी होते हैं। तो भूकंपीय छाया जो क्षेत्र हैं वो उनका विस्तार कितने डिग्री में है? 102 से 140 डिग्री, 105 से 145 डिग्री, 100 से 130 डिग्री और 110 से 125 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा 105 से 145 डिग्री। यहाँ पर एनसीईआरटी के अनुसार ये उत्तर दिया गया है 105 से 145 डिग्री। कुछ पुस्तकों में 103 से 143 डिग्री भी इसका उत्तर होता है। तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अनुसार दिया गया है। प्रश्न नंबर 17 है, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो पी तरंग, एस तरंग, धरातलीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, और इसका सही आंसर होगा धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग है वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी और नुकसान पहुंचाने वाली तरंग है। हालांकि सबसे अधिक गति वाली जो तरंग है वो पी तरंग है, लेकिन पृथ्वी के धरातल पर जो जन धन की हानि पहुंचाने वाली तरंग है वो धरातलीय तरंग है, जो पी और एस तरंग के बाद में जो है वो प्रकट होती है। प्रश्न नंबर 18, मर्केली स्केल की गहनता की माप का विस्तार कितना है? तो देखिए, मर्केली स्केल जो है वो भूकंप की गहनता का मापक है, और ये मर्केली के द्वारा विकसित किया गया था, और इसका जो परास है वो कितना है ये हमें बताना है। तो 0 से 12,
0 से 10, 1 से 12 और 0 से 9। और इसका सही आंसर होगा 1 से 12 के बीच में। तो 1 से 4 के बीच जो है वो ये कम नुकसानदायक होता है, और 8 से 12 के बीच में जो मर्केली स्केल है उसमें भूकंप की गहनता अधिक होती है, और यह इस प्रकार का भूकंप बहुत ही विनाशकारी होता है। प्रश्न नंबर 19 है, नियत भूकंप किन स्थानों पर दर्ज किए जाते हैं, या फिर कि कौन से भूकंप हैं जिनको हम नियत भूकंप कहते हैं। तो ज्वारीय क्षेत्र, बांध क्षेत्र, खनन क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा खनन क्षेत्र। यानी खनन क्षेत्रों में हम विस्फोटकों के द्वारा जो है वो खनिज पदार्थों का खनन करते हैं, और जिससे वहाँ पर हल्के भूकंप दर्ज किए जाते हैं। उन भूकंपों को हम नियत भूकंप कहते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, रिक्टर स्केल कब विकसित किया गया था। तो रिक्टर स्केल है जो भूकंप का मापन करने वाला एक प्रमुख स्केल है, जिसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो रिक्टर स्केल है वो कब विकसित किया था। चार्ल्स रिक्टर ने इसको विकसित किया था 1935 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 21, मर्केली स्केल कब विकसित किया गया। तो मर्केली भी भूकंप के मापने से संबंधित एक स्केल है, और इसका विकास कब किया गया था। 1 1905, 2 1910, 3 1915 और 4 1920। तो इसका सही आंसर होगा 1 1905। तो मर्केली स्केल 1905 में विकसित हुआ था, और 1931 में मर्केली ने इसको संशोधित भी किया था। प्रश्न संख्या 22, सुनामी किस भाषा का शब्द है। 1 अंग्रेजी, 2 ग्रीक, 3 जापानी और 4 पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। यानी सागरीय भूकंप के कारण समुद्र में ऊंची लहरों का निर्माण होता है, जो कि तट पर आकर के व्यापक विनाश करती हैं, और उन विस्तृत विशालकाय भूकंपीय तरंग जलीय जो तरंगें होती हैं उनको हम सुनामी कहते हैं, जो समुद्र की तली में भूकंप आने से उत्पन्न होती हैं। और यह जापानी भाषा का शब्द है। भूपटल में भ्रंशन के कारण आने वाले भूकंप होते हैं। तो भूपटल में भ्रंशन के कारण जो भूकंप उत्पन्न होते हैं उनको किस प्रकार के भूकंप के नाम से जानते हैं। 1 नियत, 2 जलीय दबाव, 3 विवर्तनिक भूकंप और 4 है विस्फोट जनित भूकंप। तो इसका सही आंसर होगा विवर्तनिक भूकंप। प्रश्न नंबर 24 है, भूप्रपटी की निचली व मेंटल की ऊपरी परत के मध्य कौन सी अशांतता पाई जाती है। तो भूप्रपटी की निचली परत और मेंटल की ऊपरी परत के बीच पाई जाने वाली डिसकंटिन्यूटी का जो नाम है वो क्या है। 1 लेमैन, 2 महो, 3 गुटेनबर्ग और 4 रेपेटी। तो इसका सही आंसर होगा महो अशांतता। और महो अशांतता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह भूप्रपटी की निचली और मेंटल की ऊपरी परत के बीच में पाई जाती है। और अशांतता क्या होती है। देखिए, अशांतता ऐसा क्षेत्र होता है भूगर्भ में जहाँ पर भूकंपीय तरंगों के व्यवहार में आकस्मिक परिवर्तन आ जाता है। तो इस क्षेत्र को हम अशांतता कहते हैं। यानी यह भूकंपीय तरंगों की गति के परिवर्तन का क्षेत्र होता है। प्रश्न संख्या 25, कालडेरा किस भाषा का शब्द है। कालडेरा ज्वालामुखी जो मुख होता है, क्रेटर, उसका ही विस्तृत रूप है। और कालडेरा जो है वो किस भाषा का शब्द है। 1 जापानी, 2 स्पेनी, 3 अंग्रेजी और 4 ग्रीक। तो इसका सही आंसर होगा 2 स्पेनी भाषा का शब्द है। ये स्पेनिश भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 26, मैग्मा निर्मित तस्त्रीनुमा बेसिन को क्या कहते हैं। तो ज्वालामुखी के आंतरिक स्थलाकृति है जो मैग्मा से निर्मित होती है, और तस्त्रीनुमा जो बेसिन है वो बनाने वाली स्थलाकृति को हम क्या कहेंगे। लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, डाइक। तो इसका सही आंसर होगा लेपोलिथ। प्रश्न संख्या 27, महो अशांतता की खोज कब की गई। महो अशांतता की जो खोज की गई थी वो मोहरोविसिक जो क्रोएशिया के भूगर्भवेत्ता थे उनके द्वारा की गई थी। और यह कब की गई थी। 1901, 1909, 1919 और 1929। तो इसका सही आंसर होगा 1909।
प्रश्न संख्या 28 केवल ठोस पदार्थ में चलने वाली तरंग है, यानी कौन सी तरंग है जो केवल ठोस भागों से होकर ही गुजरती है? तो पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या फिर ये सभी तरंग। तो इसका सही आंसर होगा एस तरंग। एस तरंग यानी जो सॉलिड जो भाग हैं पृथ्वी के उससे होकर गुजरते हैं। और जो भूकंप छाया क्षेत्र है वो भी एस तरंग का ही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पृथ्वी के जो तरल और अर्ध तरल जो क्षेत्र हैं वहाँ से एस तरंग विक्षेपित हो जाती है, जिससे भूकंपीय छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। तो भूकंपीय छाया क्षेत्र बनाने वाली दो तरंगें हैं, पी तरंग और एस तरंग। प्रश्न संख्या 29 जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, भूगर्भ में जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो एक है भूकंप मूल, दो है अधिकेंद्र, तीन है एपिसेंटर और चार है मुख्य केंद्र। तो इसका सही आंसर होगा एक, भूकंप मूल, या इसको हम फोक्स भी कहते हैं। और अधिकेंद्र व एपिसेंटर एक ही होता है। पृथ्वी की धरातल पर जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है उसे हम एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 30 महाद्वीपों के नीचे भूप्रपटी की गहराई मिलती है। तो महाद्वीपों के नीचे भूप्रपटी की गहराई है वो कितनी है किलोमीटर में? तो एक है 5 किलोमीटर, दो है 30 किलोमीटर, तीन है 70 किलोमीटर और चार है 100 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 30 किलोमीटर। स्थल मंडल की मोटाई किमी में कितनी है? तो स्थल मंडल की मोटाई 10 से 200 किलोमीटर, 20 से 70 किलोमीटर, 100 से 600 किलोमीटर और 200 से 400 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक स्थल मंडल की मोटाई पाई जाती है। और स्थल मंडल में जो भूप्रपटी है और जो मेंटल है उसकी ऊपरी परत को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार लिथोस्फीयर की जो मोटाई है वो 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। तो ये जो क्वेश्चन थे ये पाठ नंबर 2 जो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना पाठ नंबर 3 से बनाए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। अगले वीडियो में हम पाठ 4 और पाठ 5 से हम और वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाएंगे। आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।